अध्याय 63 दिव्य हथियार हॉल 126 स्वर्ग से। वह केवल 15 वर्ष का है। 100 से अधिक शिष्यों द्वारा लिन मिंग की स्थिति को देखने के बाद दर्शकों के बीच सामूहिक रूप से हौंफने लगी। यहां तक कि लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू ने भी इतनी असामान्य रैंकिंग हासिल नहीं की। अपने पहले रैंकिंग युद्ध के दौरान लिंग सेन को 145वां स्थान मिला था, ताको को 142वां स्थान मिला था और झांग गुआन्यू ने उन दोनों को नष्ट कर दिया था और शीर्ष 140 रैंकिंग को पार करते हुए 138वें स्थान पर पहुंच गया था, और यहां तक कि वह लिन मिंग की रैंक से बहुत ही कमतर परिणाम था। 126 ये जानना जरूरी था कि रैंकिंग में हर कदम ऊपर जाना अधिक कठिन होता जा रहा था। यह वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा थी। कुछ लोग अभी भी हठपूर्वक रैंकिंग स्टोन को घूर रहे थे, जैसे कि उन्हें ऊपर दिखाए गए परिणामों पर विश्वास नहीं था। क्या चट्टान की जादुई श्रृंखला में कोई समस्या है? इसमें सिर्फ 2.5 अगरबत्ती का समय लगा है। कोई रास्ता नहीं है कि वह 126वीं रैंक तक पहुंच पाता। रैंकिंग स्टोन के शिलालेख 7 गहन घाटियों के एक जियांटियन मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? परिणाम गलत नहीं था। यदि कोई 130 रैंकिंग से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे आमतौर पर लगभग 3 अगरबत्ती समय खर्च करने की आवश्यकता होगी। एकमात्र परिदृश्य जिसमें वे अधिक अंक प्राप्त कर सकते थे, यदि उनकी ताकत अधिक होती और वे दुश्मन के साथ लंबे समय तक हाथापाई में शामिल नहीं होते, बल्कि केवल कुछ ही चालों में उन्हें मार डालते। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा। यह व्यक्ति लिन मिंग का प्रशिक्षक होंग शी था। होंग शी के शब्दों को सुनकर कुछ लोगों के एडम्स एप्पल ऐंठ गए और उन्होंने सूखे मुंह में पानी पी लिया। ताकत इतनी कि दुश्मन से भी आगे निकल जाए, इतनी कि वे जवाबी हमला भी नहीं कर सके। क्या इस छोटे से बच्चे में भी इतनी बड़ी ताकत है? यह बहुत भयानक था। लिन मिंग को घूरते हुए झांग कैंग के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। 126 हालांकि यह उनकी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर था। यह युवक उनसे 3 साल छोटा था। ये लिन मिंग, मुझे नहीं पता कि इस हद तक शक्तिशाली होने के लिए उसने किस प्रकार की दिव्य सामग्री खाई है, लेकिन वह केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर है। क्या वह वास्तव में केवल अपनी मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल की इतनी अधिक प्रभावकारिता को अवशोषित करने में सक्षम था? लिन मिंग ने झांग कैंग की ओर देखा और उसकी आंखों में लड़ने की भावना की झलक दिखाई दी। 1 महीने के शेष समय में झांग कांग से आगे निकलना कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। लिन मिंग के कान में एक आवाज गूंजी। ये सच्चे सार द्वारा भेजा गया झांग कैंग का अभिवादन था। आप वास्तव में मुझे एक अच्छा आश्चर्य देने में कामयाब रहे। यद्यपि आप केवल एक बेकार मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा है, आप क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल दोनों की प्रभावकारिता को अवशोषित करने में कामयाब रहे और रैंक 126 प्राप्त की। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा नासमझ हैं, सोचो इस मामूली प्रदर्शन से तुम अपने बचे हुए समय में मुझे हरा पाओगे। आपके पास क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल जैसी अद्भुत दवाएं प्राप्त करने में सक्षम होने की भी कुछ क्षमता थी, लेकिन आपकी किस्मत मुझ पर समाप्त हो गई। भले ही आप यहां तक पहुंच गए हों, लेकिन गोलियों द्वारा लाई गई इस तरह की भारी वृद्धि का मतलब केवल यही है कि आपका असली सार अशुद्ध है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अपने पास मौजूद कम समय में इसे शुद्ध कर सकते हैं? तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लड़के? तुम हार जाओगे। 10,000 किलिंग एरे की ओर बढ़ते हुए झांग कैंग ने गुस्से में कहा। वह फिर से अपनी शांति पाने में असमर्थ था। अंतिम शिष्य जिसने लिन मिंग के साथ मूल्यांकन में भाग लिया था, उसे अंततः 10,000 किलिंग एरे द्वारा गोली मार दी गई। हालांकि वह बहुत लंबे समय से भ्रम में था, उसकी रैंकिंग वास्तव में लिन मिंग से कमतर थी। वह शीर्ष 130 रैंक भी पास करने में सफल रहे थे, लेकिन उनका स्थान केवल 129वां था।
10,000 किलिंग एरे फिर से सक्रिय होना शुरू हो गया क्योंकि इसके प्रतीक और रन प्रकाशित हो गए। 12 स्थानों पर बैठे शिष्यों में झांग कैंग भी थे। मूल्यांकन शुरू होगा। जब जादू की श्रृंखला रोशनी से चमकने लगी तो झांग कैंग शांत भाव के साथ वेदी पर शांति से बैठ गया। गतिहीन और हर सांस एक समान और लंबी थी, जैसे कि यहां एक शांतिपूर्ण ध्यान में थे। हालांकि 10,000 हत्याओं वाली सरनी एक जादुई सरनी थी, लेकिन अंदर की भ्रामक दुनिया वास्तविकता से अविभाज्य थी। सच्चे सार या शारीरिक शक्ति का उपभोग करने से किसी की सांस तेज हो जाएगी और उसकी हृदय गति तेज हो जाएगी। यहां तक कि चोटों के कारण भी उनका शरीर पीला पड़ जाता था और पूरे शरीर में दर्द होता था। झांग कैंग के इतने निश्चिंत होने के कारण मैजिक एरे में वह जिन दुश्मनों का सामना कर रहा था, वे उसके मौजूदा मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं थे। ये साथी प्रशिक्षु झांग कैंग है। वह 109 रैंक पर मास्टर है। वास्तव में एक भयंकर मार्शल कलाकार। जैसे ही एक नए शिष्य ने यह सुना, उसकी आंखें उत्साह और विस्मय से भर गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने उच्च पदस्थ वृद्ध शिष्य को देखा था। हाँ, मैंने सुना है कि आखिरी बार उसने 3 महीने पहले रैंकिंग युद्ध में भाग लिया था। उसे अब तक और अधिक प्रगति कर लेनी चाहिए थी। वह शीर्ष 100 में भी जगह बना सकता है। लिन मिंग ने धूप को जलते हुए देखा और जल्द ही अगरबत्ती की दूसरी छड़ी अपने अंत तक पहुंच रही थी। धूप की इन 2 छड़ियों को जलने में जितना समय लगा, 10,000 हत्यारों की टोली ने पहले ही कई शिष्यों को बाहर निकाल दिया था। उनमें से एक अर्थ हॉल के नए शिष्यों में से एक था। उनकी नई रैंकिंग 215 थी, जो उनके पहले रैंकिंग युद्ध के लिए बहुत खराब प्रदर्शन नहीं था। तीसरी अगरबत्ती जलने लगी और देखते ही देखते वह आधी जल गई। इसके साथ ही झांग कैंग ने लिन मिंग के समय को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसकी ताकत और उम्र के साथ, यह स्वाभाविक था कि वह सपनों की दुनिया में लंबे समय तक बना रह सकेगा। उपस्थित किसी ने नहीं सोचा कि यह एक गलती थी। केवल अगर झांग कैंग यहां विफल हो गया तो यह असाधारण होगा। जब तीसरी अगरबत्ती पूरी तरह से जल गई, तो झांग कैंग अंततः कमजोर महसूस करने लगा। जब चौथी अगरबत्ती जलने लगी, तो झांग कैंग को खांसी आ गई। वह 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से घायल हो गया था, और जब चौथी अगरबत्ती आधी बन गई थी, तो झांग कैंग को वेदी से बाहर निकाल दिया गया था। अंतिम रैंकिंग 103। 10,000 किलिंग रेंज से उभरने के बाद झांग कैंग ने अपनी नई रैंकिंग पर नजर डाली और भौहें चढ़ा दी, जैसे कि यह परिणाम संतोषजनक नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी पुरानी रैंकिंग को 5 से अधिक स्थानों से पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनकी मूल आशा शीर्ष 100 रैंकिंग पर हमला करने की थी। उन्होंने लिन मिंग की ओर देखा और आवाज संचारित करते हुए कहा, अब से 1 महीने बाद निर्णायक लड़ाई में मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। लेकिन लिन मिंग ने झांग कैंग के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। वह उस हथियार के बारे में सोच रहा था जिसे उसने चुना था, भाला। उसे एक अच्छा भाला ढूंढना था। निरीक्षण पूरी सुबह चलता रहा। सुबह के दौरान जिन मार्शल कलाकारों का मूल्यांकन किया गया उनमें से अधिकांश साधना के निचले स्तर, शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण और तीसरे चरण में थे, और उनकी रैंकिंग शीर्ष 100 से बाहर थी। दोपहर से कुछ समय पहले अधिक वरिष्ठ शिष्य अंततः 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में पहुंचने लगे। ये शारीरिक परिवर्तन मांसपेशियों में बदलाव के चौथे चरण के स्वामी थे, और उनकी ताकत पिछले शिष्यों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उनमें से कई ने शीर्ष 50 में रैंकिंग हासिल की। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के कई नए शिष्य उत्साह से भरे युवा थे जो रैंकिंग युद्ध देखने के लिए रुके थे, लेकिन लिन मिंग जल्दी चले गए। यदि वह वास्तव में इन स्वामियों को युद्ध में लड़ते हुए देख सकता तो वह निश्चित रूप से रुक जाता, लेकिन वर्तमान में वह केवल एक चीज देख सकता था कि वे सभी 10,000 हत्याओं की वेदी पर बैठे थे। इसलिए वह कुछ भी इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था उससे, और इस प्रकार रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। दोपहर से कुछ देर पहले
लिन मिंग कई गलियों और गलियों से होते हुए स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित हथियार की दुकान डिवाइन वेपन हॉल में पहुंचे। डिवाइन वेपन हॉल स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे प्राचीन हथियार की दुकान थी। इसे पिछले राजवंश से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रबंधित और सौंपा गया था। इसका ऐतिहासिक इतिहास स्काई फॉर्चून किंगडम से भी अधिक गौरवशाली रहा होगा। 200 साल पहले स्काई फॉर्चून किंगडम की स्थापना एक राष्ट्र के रूप में की गई थी, लेकिन डिवाइन वेपन हॉल पहले से कम 100 वर्षों से मौजूद था। लिन मिंग ने दूर से दिव्य हथियार हॉल को देखा। विशाल मंडप शैली की इमारत में 9 सजी हुई मंजिलें थीं और चारों ओर बिखरे हुए सैनिक थे जो सर्वोच्च मनोबल की भावना दे रहे थे। प्रवेश द्वार को बारीक सोने की परत से सजाया गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक लकड़ी का बैनर लगा हुआ था, जिस पर मोटे काले स्ट्रोक्स के साथ प्रतिष्ठित पात्र बने हुए थे और चांदी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। प्रवेश द्वार की एक झलक पाकर ही ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अनवरत प्रभावशाली आभा उसकी ओर दौड़ रही हो। निःसंदेह जिस व्यक्ति ने पात्र लिखे वह मार्शल आर्ट में निपुण था। स्टो में बहुत सारे मेहमान नहीं थे, लेकिन उनमें से आधे से अधिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे और उनमें से कई बोन फोजिंग के चरम पर पावर हाउस थे। इसने लिन मिंग को गुप्त रूप से चौंका दिया। ये विशेषज्ञ पल्स कंडेंसेशन अवधि से केवल एक कदम दूर थे। बेशक उस एक कदम को आगे बढ़ाना और उस दायरे तक पहुंचना एक अतुलनीय कठिन कदम था। लिन मिंग ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस छोड़ने से पहले अपने स्कूल की अनूठी वर्दी पहन ली थी। इसलिए भले ही उसकी उम्र अभी भी कम थी, फिर भी वह सेल्स क्लर्क का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। वह केवल 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्य थे, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी बहुत ऊंची थी। युवा नायक, आप किस प्रकार का हथियार खरीदना चाहेंगे? भाला, लिन मिंग ने उत्तर दिया। ओह, सेल्स क्लर्क ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। वहां बहुत से लोग नहीं थे जो भाले खरीदने आए थे। अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो वह आमतौर पर एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी होगा। यहां आने वाले 99% युवा और छात्र अपनी तलवारें देखने आते थे। उसने सोचा न था कि यह 15-16 साल का नवयुवक अंदर आते ही मुंह खोलकर भाला खरीदने को कहेगा। अध्याय 64 जटिल शिल्प। ये युवा नायक किस प्रकार का भाला खरीदना चाहेगा, और आप किस प्रकार की कीमत का लक्ष्य रख रहे हैं? क्या आपके पास यहां कोई दुर्लभ खजाना है? लिन मिंग ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। खजाना भाले। सेल्स क्लर्क को उम्मीद नहीं थी कि यह युवक उसे फिर से ऐसे आश्चर्यजनक सवाल से आश्चर्यचकित कर देगा। एक खजाना भाला महंगा था। इसकी कीमत अक्सर 10 से 20 हजार सोने की टन होती थी, और उच्च गुणवत्ता वाले भाले की कीमत कभी कभी 30 से 40 हजार भी होती थी। क्या यह युवक इतना अमीर था? वास्तविकता ये थी कि लिन मिंग के पास फिलहाल उतना सोना नहीं था, लेकिन अगर उसे समय दिया जाता तो वह इसके लिए योजना बना सकता था। युवा नायक, हमारी दुकान में वर्तमान में कोई खजाना रैंक का भाला नहीं है। यदि आप खजाना रैंक तलवारों या कृपाणों पर एक नजर डालना चाहते हैं, तो हमारे पास एक विस्तृत विविधता है जिसे आप चुन सकते हैं। लिन मिंग को घटनाओं के इस मोड़ पर थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने यह नहीं सोचा था कि दिव्य हथियार हॉल में भी कोई खजाना भाला नहीं होगा। वहां बस बहुत कम खजाना भाले थे। सेल्स क्लर्क ने आगे कहा, ट्रेजर रैंक भाले के लिए वे बहुत कम हैं और उनकी मांग कम नहीं है। 2 महीने पहले हमारे पास एक भाला था, लेकिन वह पहले से ही आरक्षित था और बेच दिया गया था। ओह, जहां तक मैं जानता हूं, स्काई फॉर्चून किंगडम में भाले का उपयोग करने वाले बहुत से मार्शल कलाकार नहीं हैं। क्या ये खजाने रैंक वाले भाले वास्तव में इतने विपणन योग्य हैं? हाँ, वे बहुत हॉट कमोडिटी हैं। ऐसे बहुत से मार्शल कलाकार नहीं हैं जो उनका उपयोग करते हैं, लेकिन सेना करेगी। कुछ जनरल खजाना रैंक भाला खरीदेंगे, लेकिन चूंकि पर्याप्त खजाना रैंक भाले नहीं हैं, यहां तक कि शानदार करियर और कई मेधावी सैन्य सेवाओं वाले जनरलों के पास भी खजाना रैंक भाला नहीं है।
यदि यह युवा नायक स्काई फॉर्चून किंगडम में खजाना रैंक वाला भाला खरीदना चाहता है तो यह बहुत मुश्किल होगा। तो यह ऐसा ही था। लिन मिंग को तुरंत समझ आ गया कि सेना में इस्तेमाल के लिए भाला सबसे अच्छा हथियार है। प्राचीन काल से जब तक वे एक प्रसिद्ध सैन्य नेता थे, उनमें से 80% युद्ध में भाले का उपयोग करते थे। अन्य 20% बड़े गुंडाओं, त्रिशूल, हलबर्ड और भाले के समान अन्य हथियारों का उपयोग करेंगे। ऐसे बहुत से प्रसिद्ध सेनापति नहीं थे जो सेना का नेतृत्व करने के लिए तलवार या कृपाण पर निर्भर हों। जब कोई सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ती है तो अक्सर कोई व्यक्ति युद्ध के घोड़े पर सवार होता है। इन समयों के दौरान एक तलवार या कृपाण बहुत छोटी होती थी और घोड़े के ऊपर उसकी सीमा सीमित होती थी। इसलिए किसी को हलबर्ड, पाइक, भाला या भाले जैसे हथियारों का उपयोग करना पड़ता था जिनकी पहुंच अच्छी हो। हाथ में भाला होने पर भले ही वे दुश्मनों की भीड़ में गिर जाएं, वे अपना रास्ता खत्म करने में सक्षम होंगे। 10 फुट लंबा भाला एक बड़े घेरे में सभी दुश्मनों को आक्रामक तरीके से मार सकता है। ये कुछ ऐसा था कि तलवार, कृपाण, कुल्हाड़ी या अन्य हथियार मोमबत्ती पकड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इसलिए जो शैली 1000 की सेना को नष्ट कर सकती थी वह केवल भाले के अधिकार में थी। यही कारण है कि स्काई फॉर्चून किंगडम के जनरलों, भले ही उन्होंने तलवार के साथ एक मार्शल कलाकार के रूप में खेती की हो और तलवार से लड़ाई लड़ी हो, उनके पास भाला सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, खजाना रैंक भाले के लिए मैं बाद में वापस आऊंगा जब उनके पास बिक्री पर एक अच्छा भाला होगा। एक उच्च गुणवत्ता वाले भाले की कीमत शायद कई दसियों हजार सोने की होगी और मेरे पास इस समय उतना पैसा नहीं है। जो सोना मैंने पहले खर्च किया था वह मिस्टर मुई से आया था और हालांकि शिलालेख प्रतीक बहुत महंगे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ चाहिए। मैं मुई को अक्सर परेशान करता रहा हूं। कई 10,000 टन सोना कोई छोटी संख्या नहीं है। मुझे इस बारे में उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक खजाना रैंक भाले का उपयोग करना मुश्किल है और मेरी मार्शल आर्ट की खेती इस समय उतनी अधिक नहीं है। अगर मेरे पास खजाना दर्जे का भाला भी होता तो भी मैं उसकी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। ये सोचते हुए लिन मिंग ने कहा, तो फिर उस मामले को सुलझा हुआ समझो। क्या आप मुझे कुछ भाले, एक अच्छा भाला देखने के लिए ला सकते हैं? अच्छे से युवा हीरो, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सेल्स क्लर्क घूमा और एक लकड़ी के संदूक से एक मोटा भाला निकाला। भाले का शाफ्ट गहरा काला और 7 फीट लंबा था। जब कोई दुकान भाला बेचती थी तो अक्सर भाले की शाफ्ट और भाले का सिरा अलग अलग बेचा जाता था। कटाव से बचाने के लिए भाले की शाफ्ट को लकड़ी के संदूक में रखा गया था। इसे संरक्षित करने और यह गारंटी देने के लिए कि यह हमेशा चमकदार रहेगा और प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा, भाले की नोक को तुंग तेल के एक बर्तन में भिगोया गया था। ग्राहक उपयुक्त स्पीयर शाफ्ट और स्पीयरहेड चुनेंगे जो उन्हें पसंद आएगा और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए दोनों वस्तुओं को एक साथ बनाया जाएगा। यंग हीरो, कृपया एक नजर डालें, सेल्स क्लर्क ने लिन मिंग को भाला शाफ्ट सौंपते हुए कहा। लिन मिंग ने भाले की छड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसका वजन शायद लगभग 30 जिन्स के आसपास था और यह धातु से नहीं बना था। अपने हाथ के लचीलेपन से लिन मिंग बता सकता था कि भाले का शाफ्ट काफी लचीला था। लिन मिंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वह इस भाले की छड़ी को पूर्णिमा के चंद्रमा के चाप में गिराता तो यह किसी जानवर की खोपड़ी को तोड़ सकता था। हालांकि यह भाला शाफ्ट धातु से बना नहीं था, लेकिन यह किसी व्यक्ति के शरीर पर जो नुकसान पहुंचा सकता था वह एक धातु के खंभे के बराबर था। यह भाला शाफ्ट कितने का है? लिन मिंग ने पूछताछ की। 1200 स्वर्ण टन। भले ही उसका दिल तैयार था, फिर भी जब लिन मिंग ने हास्यास्पद कीमत सुनी तो वह चकित रह गया। भाला शाफ्ट बहुत महंगा था। ये जानना आवश्यक था कि एक सामान्य खजाना रैंक तलवार केवल कई हजार सोने की टन की होगी।
ये भाला शाफ्ट कोई खजाना नहीं था। वेटर ने लिन मिंग के आश्चर्य को देखा और समझाया, यह भाला शाफ्ट काले लोहे की लकड़ी से बनाया गया था। इसे कई सौ साल पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली काली लोहे की लकड़ी से सावधानीपूर्वक चुना गया था, जिसे 7 सप्ताह तक झरने के पानी में भिगोया गया था। प्रत्येक सप्ताह 7 दिनों के लिए 49 दिनों तक, ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके। बाद में इसे 3 दिनों तक विस्फोटक तेल के साथ एक विशाल कड़ाही में उबाला गया। केवल सबसे कठोर और सबसे टिकाऊ लकड़ी के कोर को छोड़कर सभी छाल को हटा दिया गया था और फिर सुनहरे रेशमकीट के रेशम के साथ मिलाया और घुमाया गया था। फिर सुनहरे रेशमकीट के कपड़े से लपेटा गया था, जिसे तुंग के तेल में 3 साल तक भिगोया गया था। चाहे वह काली लोहे की लकड़ी हो या सुनहरे रेशमकीट रेशम, दोनों ही बहुमूल्य सामग्रियां हैं जिन्हें तलवार या कृपाण से क्षति पहुंचाना कठिन है। इसमें शामिल विशेष क्राफ्टिंग प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के अलावा ये भाला शाफ्ट युद्ध में बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा, भले ही यह एक खजाना रैंक तलवार से मिलता हो। ये युवा नायक राहत महसूस कर सकता है कि आपको किसी भी तरह से निहत्था नहीं किया जाएगा। सल्स क्लर्क की भावुक व्याख्या सुनकर लिन मिंग का दिल भी उछल पड़ा। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस सामान्य भाला शाफ्ट में अप्रत्याशित रूप से इतनी जटिल और उन्नत क्राफ्टिंग प्रक्रिया होगी। गोल्डन सिल्कवर्म रेशम स्काईवर्म रेशम से घटिया और सस्ता था, लेकिन यह बिल्कुल महंगी सामग्री थी। काले लोहे की लकड़ी भी बहुत महंगी थी, और वह कई सौ साल पुराने पेड़ की भी थी। इसके अलावा अगर निर्माण प्रक्रिया में एक भी गलती होती तो यह बर्बाद हो जाता। उदाहरण के तौर पर यदि उबलते तेल में भिगोने में दिक्कत हो तो लोहे की काली लकड़ी बर्बाद हो जाएगी। भाले का शाफ्ट भी एक आदर्श शासक की तरह सीधा और कठोर होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी विचलन कोण था तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इससे भाला शाफ्ट का मूल्य कई गुना बढ़ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा था, यहां तक कि अगर एक आम व्यक्ति न कुछ खाए पिए और जीवन भर कड़ी मेहनत करे, तब भी वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यदि इस प्रकार का भाला शाफ्ट सामान्य लोगों को दिया जाता तो यह एक बहुमूल्य पारिवारिक विरासत के रूप में पीढ़ियों तक चला आता। सल्स क्लर्क ने कहा, भाले का सबसे महंगा हिस्सा शाफ्ट होता है। यदि कोई भाला अच्छा है तो इसका 80% कारण भाला और 20% कारण सिर होगा। भाला सिर तैयार करने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल है। एक अच्छा भाला सिर भी केवल कुछ सौ सोने के टन के आसपास होता है। ये युवा नायक, भले ही आपने बादल शिरा गढ़ा हुआ लोहे से बना भाला सिर चुना हो, यह केवल 800 टन सोने का होगा। कुल कीमत 2000 सोने की टन से अधिक नहीं होगी। युवा नायक इस बारे में क्या सोचता है? लिन मिंग ने मोटे शाफ्ट को अपने हाथों में पकड़कर उसके साथ खेला। उसे इसके प्रति प्रेम जैसी किसी चीज की हल्की सी अनुभूति महसूस हुई और उसे इसे दबाना कठिन लगा। शाफ्ट की लोच और स्थायित्व का उल्लेख न करते हुए यह बिल्कुल प्रथम श्रेणी के उत्पाद की तरह महसूस हुआ। कितने अफसोस की बात है कि यह बहुत हल्का था। क्या आपके पास इससे भी भारी कोई चीज है? उदाहरण के लिए, एक भाला शाफ्ट जिसमें कई सौ जिन होते हैं। ओह, सल्स क्लर्क थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक भाले के तीर के लिए जिसका वजन कई सौ जिन था, उसे इतनी निपुणता से चलाने में सक्षम होने के लिए जैसे कि आप नृत्य कर रहे थे, आपको कम से कम कई हजार जिन ताकत की आवश्यकता होगी। क्या इस युवक का शरीर इतना मजबूत था? लेकिन अपने संदेह के बावजूद सल्स क्लर्क ने एक और भाला शाफ्ट निकाला जो शुद्ध डार्क स्टील से बना था। यह भाला शाफ्ट काफी मोटा था और 7 फीट लंबा था और इसका वजन 400 जिन्स से अधिक था। सल्स क्लर्क ने स्पष्ट रूप से इसे हटाने का अभ्यास किया था, क्योंकि उसे इसे बाहर निकालने में थोड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन अंत में किसी तरह वह इसे निकालने में कामयाब रहा। यह भाला शाफ्ट 800 टन सोने का है। डार्क स्टील महंगा था, लेकिन शुद्ध डार्क स्टील स्पीयर शाफ्ट का उत्पादन अपेक्षाकृत सरल उत्पादन प्रक्रिया थी, इसलिए धातु स्पीयर शाफ्ट भी सस्ते थे। युवा हीरो, कृपया सावधान रहें, यह बहुत भारी है।
सेल्स क्लर्क को कुछ घबराहट महसूस हुई जब उसने लिन मिंग को डार्क स्टील स्पीयर शाफ्ट सौंपा, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि लिन मिंग ने इसे एक साधारण लकड़ी के डंडे की तरह पकड़ लिया था और बहुत आराम से देखते हुए उसने ऐसा किया। सेल्स क्लर्क की आंखें चौंधिया गईं। इस युवक में बड़ी ताकत थी। वह इंसान के रूप में एक साधारण सा खूंखार जानवर था। लिन मिंग ने भाले की छड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया और उस पर विचार किया। फिर उसने पूछा, क्या आपके पास कुछ भारी है? भारी? वह कुछ भारी चाहता है। बिक्री क्लर्क ने कहा, हमारे पास भारी विकल्प हैं लेकिन कीमत भी बहुत महंगी है। ठीक ठाक है। भविष्य में किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिन मिंग ने सोने के नोट अपनी छाती की जेब में रख लिए। अभी भी उसके पास 8000 टन सोना था। जब तक ये खजाना रैंक भाले जितना महंगा नहीं होता, वह इसे वहन करने में सक्षम होता। सेल्स क्लर्क ने सुनहरे नोटों की वह मोटी गड्डी देखी और आश्चर्यचकित रह गया। नोटों का इतना मोटा ढेर! ये युवक सचमुच अमीर है। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, यंग हीरो, कृपया मेरे साथ आएं। ऐसा कहकर सेल्स क्लर्क दूसरी मंजिल तक चला गया। नोट। कृपाण का यही मतलब है। यह वह संस्करण नहीं है जिसके बारे में आप शायद सोच रहे हैं। फेट स्टे नाइट चरित्र भी नहीं। वर्ल्ड। अध्याय 65। भारी भाला, भेदने वाला इंद्रधनुष। जब वे दूसरी मंजिल में दाखिल हुए तो वहां अचानक बहुत कम लोग थे। वहां एक बहुत बड़ी जगह थी जहां केवल कुछ ही ग्राहक बैठे थे। एक निराशावादी अधेड़ उम्र का आदमी लंबा, भूरा वस्त्र पहने हुए काउंटर के पीछे बैठा एक कप चाय पी रहा था। सेल्स क्लर्क ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानजनक सलामी दी, फिर उसके पास गया और उसके कान में कुछ शब्द कहे। ओह, इस युवा नायक को इतना भारी भाला चुनना होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मिंग की ओर देखते हुए दिलचस्पी से पूछा, आप कितना भारी भाला ढूंढ रहे थे? 800 जिन्स। 800 जिन्स। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में रोशनी की चमक चमक उठी। एक 800 जिन भाले का उपयोग करने के लिए कम से कम 4000 जिन ताकत की आवश्यकता होगी। क्या आप कर सकते हैं? लिन मिंग ने कहा, भले ही मैं अभी इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता, मैं बाद में सक्षम हो जाऊंगा। कितना साहसी! मैं तुम्हारे लिए एक भाला ढूंढूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हो गया और एक तरफ चला गया। एक क्षण बाद वह लकड़ी का एक लंबा संदूक लेकर लौटा। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह हल्के कदम उठा रहा है, लिन मिंग ने पाया कि लकड़ी के पैनल वाले फर्श पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा उठाए गए हर कदम से चरमराहट की आवाज आती थी। लकड़ी के पैनल उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए भार का भार सहन करने में असमर्थ थे। उसके हाथ में लकड़ी का संदूक साफ तौर पर बहुत भारी था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लकड़ी का केस काउंटर पर रखा और ढक्कन खोल दिया। अंदर मोटे कपड़े में लिपटा 8 फुट का भाला था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कपड़े की पट्टी को खोला। अचानक एक गहरे बैंगनी रंग का शाफ्ट और गहरे लाल रंग का भाला सिर प्रकट हुआ। गहरे बैंगनी शाफ्ट के शरीर पर 2 अक्षर उकेरे गए थे जो शिलालेख प्रतीकों में लिखे गए थे, मर्मज्ञ इंद्रधनुष। विशाल भाले के साथ मिलकर 2 स्पष्ट शब्दों ने ऐसा महसूस कराया मानो कोई असीमित गैस बाहर निकल रही हो। अच्छा भाला, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, इस भाले का नाम पेनिट्रेटिंग रेनबो है। इसका दंड 8 फुट लंबा और सिर 8 इंच लंबा होता है। यह आधा खजाना है। आधा खजाना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, केवल भाले की नोक ही खजाना है, भाले की नोक नहीं है। इस प्रकार यह आधा खजाना है। लिन मिंग अचानक प्रबुद्ध हो गए। भाला शाफ्ट में जाने वाली क्राफ्टिंग प्रक्रिया जटिल थी, इसलिए उस पर एक सरनी रखना बहुत कठिन था। लेकिन भाले की नोक तलवार या कृपाण के समान थी, इसलिए उस पर एक सरनी स्थापित करना और उसे एक खजाना बनाना आसान था। लेकिन अफसोस,
उसके वास्तविक सार को भाले के शाफ्ट के माध्यम से जोड़ना असंभव था क्योंकि इसमें सरणी की कमी थी, इसलिए इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, हालांकि भाला शाफ्ट कोई खजाना नहीं है, लेकिन अगर क्रूरता की तुलना की जाए तो यह एक साधारण मानव कदम वाले निम्न श्रेणी के खजाने के बराबर हो सकता है। एक खजाने और एक साधारण हथियार के बीच अंतर यह था कि एक खजाने को एक सरणी के साथ अंकित किया गया था, और इस प्रकार कोई भी अपने वास्तविक सार को उसमें डाल सकता था। यह सच नहीं था कि कोई खजाना किसी सामान्य हथियार से अधिक टिकाऊ या ठोस होगा। यह हथियार सच्चे सार को केंद्रित नहीं कर सका। वास्तविक लड़ाई के दौरान जैसे ही मार्शल कौशल प्रदर्शित किया जाता, दोनों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती। खजाना एक सामान्य हथियार से एक कदम अधिक शक्तिशाली होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, यह भाला शाफ्ट गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे से बना था, और भाले का सिरा क्लाउड वेन गढ़ा लोहे से बनाया गया था। भाले की धार के दोनों किनारों पर गहरे सोने का मिश्रण किया गया है और ये अतुलनीय रूप से तेज है। स्पीयरहेड और स्पीयर शाफ्ट मूल रूप से एक जोड़ी के रूप में आए थे, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। कुल वजन 820 जिन्स है। गहरा बैंगनी लोचदार लोहा। जब लिन मिंग ने व्याख्यान में भाग लिया था, तो उन्होंने बुजुर्गों को इस अजीब धातु के बारे में बात करते हुए सुना था। यह अद्भुत धातु वजन में बेजोड़ थी और इसमें उच्च स्तर की लोच भी थी। इसका उपयोग मजबूत धनुष बनाने के लिए भी किया जाता था। इससे बने धनुष के साथ धनुष की प्रत्यंचा बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय दुष्ट जानवर की नस के साथ मिलकर यह आसानी से 2000 कदम दूर एक तीर चला सकता है और स्टील की पतली प्लेटों को छेद सकता है। यदि इस गहरे बैंगनी लोचदार लोहे का उपयोग भाला शाफ्ट बनाने के लिए किया जाता था, तो मोटा भाला शाफ्ट भी आधे चंद्रमा में झुकने में सक्षम होता और एक पेड़ को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ वापस आ जाता। यदि 5000 जिन ताकत वाला एक मार्शल कलाकार इसे हिलाता है, तो अकेले दोलन से होने वाला हल्का कंपन भी एक व्यक्ति को मार सकता है। हालांकि इसके सभी हजारों या दसियों हजार अच्छे बिंदुओं के लिए गहरे बैंगनी लोचदार लोहे को इसे बनाने के लिए इसकी ढलाई के दौरान असंख्य बार हथौड़ा मारना पड़ा। उस पर किसी सारणी को अंकित करना असंभव था, क्योंकि किसी सारणी को ठोका नहीं जा सकता था। इसलिए इस धातु का उपयोग खजाना हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। फिर भी गहरे बैंगनी लोचदार लोहे को कई रिफाइनर मास्टरों द्वारा पोषित और पसंद किया गया था, क्योंकि यह बहुत बढ़िया था और भाला या मजबूत धनुष बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री थी। लिन मिंग ने गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बने इस भाले को अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे थोड़ा हिलाया और भाले की नोक पर वह कांपने लगा। लेकिन कपकपी बहुत तीव्र नहीं थी, क्योंकि लिन मिंग की ताकत अपर्याप्त थी और गहरे बैंगनी लोचदार लोहे को हिला नहीं सकती थी। फिर भी अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चौंक गया। ये जवान लड़का, कैसी असामान्य शक्ति है। यदि वह अब भी भाले को इस तरह हिला सकता है, तो उसकी ताकत 3000 जिन्स से कम नहीं होनी चाहिए। और वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर था। उसकी काया कितनी अच्छी थी। लिन मिंग ने अपने हाथ से कुछ भाले चलाए। भले ही वह 820 जिन भाले को आसानी से अपने हाथ में उठाने में सक्षम था, लेकिन वह इसे उच्च स्तर की तरलता के साथ चारों ओर नहीं लहरा सकता था। अगर वह इस तरह के हथियार से लड़ता, भले ही लिन मिंग के पास ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला उसका समर्थन करता, तो यह उसकी ताकत को जल्दी ही समाप्त कर देता। लेकिन लिन मिंग ने चिंता नहीं की। जल्द ही वह अपनी अड़चन तोड़ देगा और यह भार बिल्कुल उसके हाथों में होगा। यह भाला कितने का है? 9000 सोने की तीलें। 9000। लिन मिंग बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। इस भाले की कीमत उचित थी। क्लाउड वेन गढ़ा लोहे के खजाने वाले भाले के सिर की कीमत 3000 सोने की टन थी और गहरे बैंगनी लोचदार लोहे के भाले की शाफ्ट की कीमत 6000 सोने की टन थी। ये दोनों कीमतें बिल्कुल सस्ते दाम वाली थीं।
लिन मिंग ने अपने पास मौजूद सभी सोने के नोट और यहां तक कि सोने के बैंगनी वीआईपी कार्ड को बाहर निकाला और काउंटर पर रख दिया। डिवाइन वेपन हॉल एलाइड ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा था। इस प्रकार वीआईपी कार्ड उसे 10% अधिमान्य छूट लाभ दे सकता था और कीमत 8,100 सोने टन हो सकती थी। फिर भी लिन मिंग के शरीर पर सारा सोना होने के बावजूद उसके पास अभी भी 50 सोने की टन की कमी थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह वीआईपी कार्ड देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। युवा नायक, क्या आप मार्शल क्वार्टर से कोई हैं? लिन मिंग ने इसके बारे में सोचा, झिझके और कहा, नहीं, ये सिर्फ मार्शल क्वार्टर में मेरे दोस्त की ओर से है। हालांकि लिन मिंग ने इसे हल्के ढंग से कहा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पता था कि यह युवा लड़का निश्चित रूप से मार्शल क्वार्टर का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अन्यथा उसके लिए वीआईपी कार्ड रखना असंभव होगा, उसे देना तो दूर की बात है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा ही है। चूंकि यह युवा नायक मार्शल क्वार्टर का एक सम्मानित अतिथि है, इस भाले के लिए 8,000 सोने के टन काफी हैं। बहुत धन्यवाद। लिन मिंग बहुत भावुक नहीं थे। 100 स्वर्ण टन न तो उसके लिए और न ही दिव्य हथियार हॉल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सेल्स क्लर्क ने हथियार को कपड़े की पट्टी में बांध दिया और वापस बक्से के अंदर रख दिया। लिन मिंग ने बॉक्स को अपनी पीठ पर लाद लिया और अलविदा कहने के बाद पीछे के पहाड़ों पर लौट आए। शाफ्ट गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बना था और खजाना रैंक भाला सिर बादल नस गढ़ा लोहे से बनाया गया था। इतना शानदार भाला, इसने लिन मिंग को बहुत उत्साहित कर दिया। पीछे के पहाड़ों पर पहुंचने के बाद वह एक खुली जगह पर गया। क्योंकि उसके पास 820 जिन भाला था, जैसे ही लिन मिंग ने अपने पैरों से घास पर कदम रखा, प्रत्येक कदम ने जमीन में एक गड्ढा बना दिया। अपनी पीठ पर भारी दबाव महसूस करते हुए लिन मिंग का दिल वीरतापूर्ण गर्व से भर गया। उसने एक बड़े पत्थर पर निशाना साधा और अचानक भाला नीचे की ओर धंस गया। केवल एक धमाके की आवाज थी क्योंकि वह विशाल पत्थर भारी भाले से तुरंत चूर चूर हो गया था। भाले की शाफ्ट की लोच के कारण लिन मिंग को अपने हाथ में कोई तीव्र कंपन महसूस नहीं हुआ। यह गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे का एक फायदा था। यदि यह शुद्ध डार्क स्टील भाला शाफ्ट होता तो इस कंपन के कारण उसका अंगूठा और तर्जनी सुन्न हो जाती। यदि पलटाव का बल और अधिक होता तो शायद उसका पूरा हाथ सुन्न हो जाता। हाँ, कितना अच्छा भाला है। लिंग मिंग ने लापरवाही से भाला चारों ओर लहराया। वह भाले की कोई तकनीक नहीं जानता था और बस अपनी मुट्ठी तकनीक की तरह ही दिनचर्या का पालन करता था। हाथ में 820 जिन भाले के साथ उनका भाला नृत्य थोड़ा अव्यवस्थित था। लिन मिंग ने 1.25 घंटे तक अभ्यास किया और धीरे धीरे महसूस किया कि उसका हाथ सूजने लगा है और उसकी ताकत कुछ कमजोर हो रही है। यह भाला भारी है। इस समय लिन मिंग के सामने जीवन में एक उज्ज्वल लौ फूट पड़ी। मम्मर ध्वनि संचारित तावीज।